अच्छा, आप लोग को ये क्या नाम है, रासायनिक बंध बनाने आते हैं? रासायनिक बंध किसे बोलेंगे? ये जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सिखाया मैंने आप लोग को? यही तो बताएं। अच्छा, ये मतलब पढ़ा चुका हूँ मैं। हाँ हाँ। और ये जो आप लोग के क्या नाम है, मिश्रण बताए थे, संतृप्त विलयन, असंतृप्त नहीं विलयन। नहीं नहीं नहीं। हाँ, संतृप्त विलयन उसका मतलब उसके बारे में नहीं बतलाए थे, एकल बंध ये सब बतलाए थे। हाँ, तो यही तो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ हाँ पढ़ा था ना? हाँ। चलो, तो हेडिंग संरचना तो बनानी सबको आती है ना, पेपर में आती है एक यस। संरचना बनाने का। अब इसमें क्या पढ़ा जाए, थोड़ा सा एक दो संरचना बना के दिखाओ, क्योंकि एग्जाम में आ चुकी है। लिखो जरा, यस। H2S अणु की संरचना बनाओ, फटाफट बना के दिखाओ मुझे। फटाफट बनाओ। हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन है, बीच में एस से सल्फर होगा। सल्फर के 2 16, हाइड्रोजन के 1। बना लिया? कर रहे हैं सर। राजेश गुप्ता, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राजेश गुप्ता, ये एक क्वेश्चन है, फटाफट बना के दिखाओ इसे सब। ये बना के दिखाऊं मैं? हो रहा है हो रहा है। ये पूजा यादव नहीं बोल रही? पूजा यादव सो गई लग रहा है। पूजा यादव सुनाई दे रहा है? बना रही हो? हाँ सर। बना के तो दिखाया तो है नहीं तुमने। लग रहा आज ये बनेगा ही नहीं। नहीं बना? सर देखिए तो। सही बनाया। सही है। देखो जरा, जिस पे नहीं बना वो समझो पहले। मान लो हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं, कितना हो गया? 1। सल्फर है, उसका कितना होता है? 16। तो 2 8 6। अब सीधी सी बात है, सल्फर तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन अलग अलग दिखा दिए। अब एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए। इसका सल्फर का जो है इसके साथ ही दिखा दिया क्रॉस, इसका भी दिखा दिया क्रॉस। हमें बताया लास्ट में कक्षम कितने? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर दिखा दिए और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिए। अब ये इसके साथ क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब क्या बनेगा फिगर में? फिगर बनेगा S सिंगल बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड H, ऐसे बनेगा। बना लोगे? यस सर।
और दे बनाने के लिए, दीजिए बनाने के लिए और दे। दीजिए। जो जो एग्जाम में आया वो लिख लो, फिर अपना जो है नेक्स्ट दिन मुझे बताना, ठीक है ना? यस यस सर। बोल। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस आयुष कुमार, बोलो। लग रहा है इसमें कुछ बच्चे जो है 12th के भी है इसमें जो एडमिशन ले रहे हैं। कैसे पता सर? हाँ कुछ बच्चे लग रहे हैं मुझे इसमें, बोल नहीं रहे ना वो बच्चे। नोट कर लिया इसे, आगे बताएं? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, सबसे इसमें एग्जांपल में है, इसको बनाना CH4 अणु का बनना। 4 इसको नोट कर लो सब, अगले दिन बना के लाना। उसके बाद दूसरा C2H6 अणु का बनना। उसके बाद पेपर में आता है CH3Cl अणु का बनना। फोर्थ F2F अणु का बनना। सर F2 है। हाँ F2F है, इसे मतलब F3 मान लो। F2F का क्या होता सर F2F क्या होता है? F2F का मतलब जैसे फ्लोराइड होता है ना, तो ये फ्लोराइड F है। फ्लोराइड है। इसको आप सिंपल खाली अगर जो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, F2 अणु का बनना। है? F2F का हाँ F2F। ठीक है, यस सर। आगे सर चले। F से क्या होता है? सर F से फास्फोरस होगा? नहीं, फास्फोरस क्यों होगा? फास्फोरस का तो जो है P होता है, ये फ्लोराइड है, F है खाली। अच्छा तो F। जैसे फ्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन। अच्छा खाली F। हाँ ये वो है। हाँ हाँ। आगे चले। यस अब यस पेपर सर। में आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछेगा जो मैं अब लिखूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखो। फटाफट क्वेश्चन को नोट करो। एक साइड तो बनाएंगे सब बच्चे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरी साइड बनाएंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे ऐसे, दूसरी साइड लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फटाफट नोट करो। हो गया? यस सर। अब देखो जरा, बहुत ध्यान से समझेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? इसमें कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, एकल बंध, एकल बंध का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। इसमें देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट में इसमें लिखेंगे, इसमें कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध,
द्वि या त्रिबंध का निर्माण होता है। फटाफट नोट करो इसे। कौन है इसमें? पता नहीं। हाँ। हो गया? यस सर। आगे चले। यस सर। अब देखो जरा, दूसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। कहने का मतलब है, अगर जो एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे सी सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, एच यस। एच एच, इसको हम बोलेंगे क्या, मेथेन। इसमें क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, इसका मतलब है इसको बोलते हैं C2H6। इसको बोलते हैं, देखो इसको सिंगल बॉन्ड से होगा तो एन वर्ड आएगा, जब डबल बॉन्ड होगा तो इसी को हम कहेंगे प्रोपीन। क्या बोलेंगे? प्रोपीन। प्रोपीन देखो, या तो इसको ऐसे ना बोल के दो कार्बन से लिंक रखो, सिंपल ऐसे बोलो। देखो एक कार्बन होगा तो मैथ, दो कार्बन होंगे तो एथ। तो इसमें वर्ड क्या यूज होता है, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो इसमें क्या लिखेंगे, एथीन। क्या बोलेंगे? एथीन। ये मैंने आज एक दिन लिख के दिखाया था सबको, पता है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, नोट कर लिया सबने? यस सर। बोलो। यस अब इसको सर। देखो जरा, वो जो वर्ड है, जैसे एक कार्बन है, मान लो जैसे एक कार्बन होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूले से याद रखो इसको कि किस तरीके से याद होगा। मान के चलो फॉर्मूला हम यूज करेंगे CnH2n+2। इसमें हम जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा। उसके बाद जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, C2H। तो देखो 2 रखेंगे तो n की जगह तो 2 आ रहा है, जब इसमें 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कितना देगा, C2H6 हो जाएगा। उसके बाद जब n की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, C3H8। यहाँ पे देखो जरा, पहले 4 था, फिर 6 हो जा रहा है, फिर 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 है, यहाँ 3। अगले वाले में बताओ कितना होगा, क्या देगा, C4H10। उसके बाद n की वैल्यू जो 5 रखेंगे तो क्या देगा, C5H12। तो देखो जरा, जब एक कार्बन होगा इसका वर्ड यूज होगा मैथ। क्या वर्ड होगा, मैथ। एक कार्बन पे मैथ, और सारे ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़े होंगे तो इसका मतलब वर्ड आएगा एन। ये याद रखना है सबको। जब इसमें सिंगल बॉन्ड लगता है तो ये वर्ड चेंज करेगा, क्या रखेगा, एन वर्ड यूज करेगा। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे मेथ एन। ऐसे यहाँ पे देखो जरा, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या होगा, एक कार्बन के लिए मैथ, दो कार्बन के लिए एथ। अब वर्ड क्या जोड़ेंगे, एन, तो इसके कहेंगे एथेन। ऐसे यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या होगा, इसको होता है प्रोपेन। उसके बाद 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन, और 5 कार्बन होगा तो पेंटेन। देखो सब में एक वर्ड कॉमन आ रहा है,
एन एन सब में कॉमन आएगा, क्योंकि आपको हमेशा रखना है एक कार्बन होगा तो मैथ, 2 कार्बन हो गए तो एथ, 3 कार्बन हो गए तो प्रोप, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंटेन। फटाफट इनको लिखो एक बार, इन सारों को लिखो। हो गया सर। कुछ बच्चे लिख रहे हैं ऊपर, यस सर। फटाफट लिखो। क्या नाम है तुम्हारा? किसका सर? एक बच्ची है, बोलो क्या मलिका। नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। आ रहा समझ में? मलिका लिखा है, मलिका। ये आपकी सहेली है सारी। हो गया सर। कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। आप देखो जरा, कितने तक का हो गया था? 5 तक का। फिर वही फॉर्मूला है CnH2n+2। इसके अंदर n की वैल्यू जब 6 रखेंगे तो क्या आना चाहिए? C6H। कितना आना चाहिए? 6 दिन 12 और 2 14 14। फिर n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 7। 7 कितना आ जाएगा? C7 और C7H कितना हो जाएगा? 14 होगा तो कितना हो जाएगा? 16। n की वैल्यू जब आप 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? C8H 18। जब n की वैल्यू रखेंगे 9 तो क्या आ जाएगा? C9H 20। जब n की वैल्यू 10 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? C10H 20। देखो जरा, वर्ड को यूज करते हैं। 6 कार्बन होंगे तो आपको याद रखना है हेक्स। क्या वर्ड है? हेक्स। तो इसी में वर्ड यूज करेंगे हेक्सेन। एन वर्ड यूज होगा। 7 होगा तो सेप्ट, सेप्टेन। 8 होगा तो ऑक्टेन। और 9 होगा तो देखो, हमारी जो केमिस्ट्री में है केवल 8 तक का सफिशिएंट होता है। 8 से 8 तक का कभी कोई कार्बनिक यौगिक बना ही नहीं। तो सीधी सी बात है, 8 तक का आपको याद करके चलना है। पहला कैसे है अभी लिख, इसको भी लिखेंगे, लेकिन आपको बस 8 तक याद करके चलना है। इन्हीं के सारे नाम आपको बदलने चाहिए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक कार्बन होगा तो मैथ वर्ड यूज होगा, 2 कार्बन हो गए तो एथ वर्ड यूज करा, 3 कार्बन हो गए तो प्रोप वर्ड यूज होगा, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 हो गए तो पेंट, और 6 होंगे तो हेक्स, 7 होंगे तो सेप्ट, और 8 होंगे तो ऑक्ट, और 9 होंगे तो इसको यूज करते हैं नेक्टोन, और 10 हो गए तो हेक्सोन। ये वर्ड यूज करना है, फटाफट नोट करो। अब पता नहीं, शायद मुझे लग रहा कल तो शायद क्लास होगी, परसों परले दिन शायद, पता नहीं छोटी दिवाली बड़ी दिवाली छुट्टी रखेंगी नहीं क्या? उस दिन भी पता लगा कि लाइव पे जो है बम फोड़वा रहे हैं बच्चे। सर 2 दिवाली होती है। 2 दिवाली होती है? आप ही तो बोल। हमारे इंडिया में ना सारी नौटंकी हमारे इंडिया में है, खासकर हिंदुओं के त्योहार में। पढ़ाई तो होती नहीं बच्चों से, ये सब फालतू के काम करवा लो उनसे। थोड़ा सा दिए। हो गया? बोलो। यस सर। आप देखो जरा, अभी आप लोग कितने अंतर लिखवा दिए? 9 9 अंतर कहाँ लिखवाए? पहला अंतर लिखवाया और दूसरा एग्जाम्पल दिया था, अब तीसरा समझो। तीसरे में आपको समझना है, यह है नीला ज्वाला। यह नीला ज्वाला के साथ जलता है।
मतलब समझो इसका मीनिंग। कहने का मतलब यह है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है, और संतृप्त की जितनी भी होगी, सब में क्या जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो जितने भी आप लोग को रासायनिक सूत्र सिंगल बॉन्ड से दिखाई देंगे, आपको तुरंत समझ जाना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो वो हमेशा जब वो उस कार्बन को हम जलाते हैं तो कैसे लो मिलेगी उसकी, नीले रंग की। देखा भी होगा आपने, जैसे कोई भी चीज आप जलाते हैं तो जब जलने के बाद देखते हैं कि उसमें बहुत सारे कलर होते हैं कि नहीं, उसमें Yes. पीला कलर भी होता है, नीला भी होता है, लाल भी कलर आएगा। इस तरीके से लो उत्पन्न होती है। इसका मतलब है टोटल कितने कलर उत्पन्न होते हैं, 7 कलर। एक वो फिजिक्स में लैंग्वेज में सुना होगा, विबग्योर, वर्ण विक्षेपण, सुना? Yes, sir. तो वर्ण विक्षेपण में क्या होते हैं, 7 रंग होते हैं। जिसे आपने देखा भी होगा कि आसमान वगैरह में एक इंद्रधनुष छोड़ा जाता है, देखा कि नहीं? Yes, sir. छोड़ा जाता है सर, वो बनता है ना। हाँ, मतलब एक तरीके से बच्चे भी बताते हैं कि आते कि हाँ छोड़ा जाए, जो कि छोड़ा नहीं जाता, वो बन जाता है। यस सर। तो जब इंद्रधनुष में जब आप देखेंगे तो 7 कलर दिखाई देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रकाश है, प्रकाश के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 रंग के होते हैं। और वो उसका नाम होता है, ऐसे याद रखो, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो उसमें इन्होंने कहा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उनको जलाने पर कैसे जलेगा, नीले रंग की ज्वाला मिलेगी। नीले रंग की ज्वाला का मतलब है जब आग जब जलेगी तो उसमें नीले रंग की ज्वाला मिलेगी सबसे ज्यादा। बात है समझ में? Yes, sir. एक होता है क्या, एक वर्ड यूज होता है स्कूटी, या ये कह दो सूटी, सूटी वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग, SOOTY। सूटी, सूटी का मतलब होता है ये सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का जो वर्ड होता है, वर्ड सुना, कजली, कजली धुआं। मैं समझाता हूं ऐसा क्या, कौन सा धुआं है। आपने देखा होगा धुएं बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सफेद धुआं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम कपड़ा वगैरह जैसे जलाते हैं तो सफेद धुआं उसमें भी निकलता है। दूसरी बात, जैसे मान चलो कहीं पे आग लग जाती है तो आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड वाले एक सिलेंडर देते हैं। जैसे मान के चलो जितनी बड़ी बड़ी ऑफिस होते हैं उनमें एक सिलेंडर दिया रहता है छोटा सा लाल रंग का, उसमें गैस किट लगी होती है। तो जब आप उस बटन को दबाते हैं तो उसमें सफेद रंग का धुआं निकलता है। वो सफेद रंग का धुआं नहीं होता, एक तरह से ठंडी बर्फ होती है। क्या होती है, ठंडी बर्फ। तो कहने का मतलब है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये तो नीले रंग की ज्वाला देगा। और जब हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तो आपको लिखना है यह कजली धुआं उत्पन्न करता है। अब इसका मीनिंग समझो पहले। इसका मतलब ये है जो भी ये कजली धुआं है ये किस टाइप का धुआं है। आपने देखा होगा कि कुछ धुएं जो है आंखों के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे मान के चलो आपने देखा होगा जैसे ये गोबर को उसको क्या सुखाते हैं, वो गोबर का इतना बड़ा बड़ा वो क्या जलाते हैं आप लोग चूल्हे वगैरह में? गोईठा सर। उपला, हाँ गोईठा, पता नहीं क्या बोलोगे आप। उपला सीधी बोलते बात, हैं। आप लोग उसको देखा होगा जब उसको जलाते हैं तो वो आंखों में जो धुआं ज्यादा लगता है, लगता है कि नहीं? Yes, sir. वहीं पे आप लकड़ी जलाओ, लकड़ी का धुआं आपको कम लगेगा। तो ये जो कजली धुआं होता है, कजली धुआं का मतलब होता है उन पदार्थों से जो धुआं बहुत ही ज्यादा, मतलब जिसके अंदर मेथेन गैस ज्यादा होती है, वो धुआं आपको आंखों को ज्यादा लगेगा। और जिसके अंदर वो गैस नहीं होगी, मेथेन गैस, वो धुआं आपको कम लगेगा। तो आपको याद रखना है कजली जो धुआं उत्पन्न होता है अधिकतर जैसे खाद वगैरह, जैसे मान के चलो ये प्लास्टिक वगैरह में देखा होगा आपने, प्लास्टिक वगैरह जब जलाते हो तो आंखों में धुआं वो ज्यादा लगेगा, लकड़ी का धुआं कम लगेगा। उसी को धुएं को कहते हैं हम कजली धुआं कहते हैं। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. फटाफट नोट करो इसे। नोट कर लिया सबने?
यस सर। दूसरी बात, फोर्थ पॉइंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैंने पहचान बताई कि सारे कार्बन किससे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। दूसरी सिंगल बात, जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे तो आपको लिखना है संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील का मतलब है ये भाग नहीं ले पाते, मतलब कम क्रियाशील होता है, मतलब ये अभिक्रिया नहीं कर पाते उतनी तेजी से जितना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब जैसे मान के चलो, इसका एग्जांपल देंगे अभी, कार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। पहले इन पॉइंटों को लिखो, फटाफट नोट करो इनको। हो गया? यस सर। समझे? इस लाइन को मतलब समझो। मान चलो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो इसमें जो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और यहीं पर इसका एग्जांपल ले तो जैसे C2H4 की हम बात करें, तो इसमें देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, अब एक चीज देखो, कहने का मतलब ये है कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे तो इसमें जो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इनको जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करवाने पे ये बहुत ही जल्दी बॉन्ड को टूट नहीं पाता। मतलब ये जो एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ये बॉन्ड जो है काफी मजबूत होता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है ये बॉन्ड काफी कमजोर होता है, तो जब हम किसी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो तुरंत ये बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं और तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या होंगे, अधिक क्रियाशील होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो ये कम क्रियाशील होंगे। क्यों? अगर कोई पूछ ले कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि एकल बंध को तोड़ना आसान नहीं होता, उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या अधिक क्रियाशील होते हैं, तो आप कहोगे इनको इन द्विबंध या त्रिबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, तो आपको कम ऊर्जा तोड़ के आप इसको अभिक्रिया को करवा सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। फटाफट नोट करो। ओके। हो गया? यस सर। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पेपर में आया है इसको बहुत ध्यान से समझेंगे सब। देखो जरा,
पेपर में पूछेगा साबुन किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिख लो फटाफट। फिर पूछेगा साबुन का सूत्र क्या है? साबुन का सूत्र क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लिया सबने? यस यस सर। देखो क्या साबुन की हम बात करें तो सीधी सी बात है, इनमें जो भी कार्बन जो होगा, अच्छा एक चीज बताओ, अणुभार समझते हो सब बच्चे? अणुभार यस सर। मनीषा तुम समझते हो अणुभार? बोलो। अणुभार समझती हो? नहीं। अच्छा समझो पहले उस पॉइंट को समझो पहले। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल की बात करें, मान चलो जैसे कहीं पे लिखा है 7N14, तो कहने का मतलब है 7 क्या है इसका? ये तो परमाणु क्रमांक है। और ये जो 14 है इसी को हम कहते हैं परमाणु भार। इसका मतलब ये है जब भी कोई तत्व लिखा रहेगा तो उसके जो ऊपर वाली जो संख्या लिखी रहती है उसी को हम कहते हैं परमाणु भार। अब अगर जो मान के चलो एग्जाम्पल में दूसरा कहूं मैं कि 17Cl35, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि इस क्लोरीन का परमाणु भार बताओ, बताओ कितना बताओगे? 35। इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या है वही इसका क्या है? अणु भार है। जैसे मान चलो दूसरा एग्जाम्पल ले, जैसे 6C12, मैं पूछूं कार्बन का अणु भार बताओ तो क्या बताओगे? 12। अगर जब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मान चलो ऑक्सीजन लिखा है 8O16, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ऑक्सीजन का अणुभार बताओ तो क्या बताओगे? 16। इन्हें हम कहते हैं अणुभार। अब समझ में आ गया? यस। बोलो। सर ये प्रमाण भार है ना 16? क्या चीज? सर ये जो 16 है ये प्रमाण भार है ना? देखो ये सारे जितने भी ऊपर लिखे हैं सब परमाणु भार है। मैं पूछूं नाइट्रोजन का परमाणु भार बताओ तो आप बताओगे 14। मैं पूछूं क्लोरीन का परमाणु भार बताओ तो 35। कार्बन का पूछूं परमाणु भार तो 12। ऑक्सीजन का पूछूं परमाणु भार 16। अब बात है नीचे, नीचे जो संख्या लिख रहेगी इनको हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये देखो वर्ड लिखा है। तो अगर जो मैं पूछूं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है तो आप बताओगे 17। मैं पूछूं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है तो 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है तो 8। मतलब नीचे जो लिखा रहेगा वो सारा का सारा क्या? परमाणु क्रमांक। ऊपर जो लिखा रहेगा उसे क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। बोलो आप समझ में आया? यस सर। बोलो। यस सर। सर आप ये जो परमाणु क्रमांक परमाणु भार बोल रहे हैं आप एकदम राइट बोल रहे हैं, तो आप कैसे लर्न किए होंगे इसे? देखो आप लोग को जब ये क्या नाम है 5वां चैप्टर जब आएगा ना, ये क्या नाम है आवर्त सारणी। हाँ। हाँ तो जब आवर्त सारणी जब आपको आएगा तो मैं आपको एक एक चीज तरीके बताऊंगा कि उसमें देखो 4-5 गाने हैं। 4-5 गाने जिसे जिसे याद है पूरी आवर्त सारणी याद रहती है। उसको एक एक चीज पता रहती है कि हाँ पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे। दूसरी बात आप लोग को 1 से लेके 20 तक का तो वैसे याद करो जैसे रट्टा लगाते हैं ना सब, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, Na, इस तरीके से याद करते रहो 20 तक का। आपकी जो सिलेबस के अंदर जो हम काम की बात करें तो 15 तक का बहुत होता है। जिसको 15 तक का आते हैं मतलब परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु भार की जरूरत नहीं होती आप लोग को, केवल परमाणु क्रमांक से मतलब। हाँ परमाणु भार की जरूरत नहीं होती है। जब भी आपको अगर जो जरूरत भी पड़ेगी तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि कार्बन का परमाणु भार इतना है। आई बात समझ में? इसको तो थोड़ा सा जब लिखते हैं ना तो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाती है, आप लोगों को याद हो जाती है तुरंत। अब यहाँ पे देखो जरा, हम बात करते हैं साबुन किसे कहता है और फिर पूछता है साबुन का सूत्र क्या है। तो सीधी सी बात है, मैं कहूंगा एक वर्ड यूज करूंगा कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उच्च अणुभार वाले, इसका मतलब यह है कि जो कार्बन होगा उसका जो अणुभार है उनको हम कह रहे हैं उच्च अणुभार वाले।
इसका मतलब है जैसे मान चलो हमने लिखा 6C12, तो कार्बन का जो अणुभार है वो क्या है, 12 है, तो हम इसको हम उच्च अणुभार कहेंगे। उच्च का मतलब है उसका अणुभार ज्यादा है। बात आई समझ में? यस सर। तो फटाफट लिखते रहो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। देखो उच्च अणुभार के, लिखो उच्च अणुभार के यस सर। कार्बनिक हाँ पदार्थ या कार्बनिक एसिडो लिख लो, कार्बनिक एसिडो, कार्बनिक एसिडो के सोडियम या पोटेशियम लवणों के सूत्र को, लवणों के सूत्र को साबुन कहते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। यस। अब इसका मीनिंग समझो पहले। उच्च अणुभार का मतलब तो हो गया कि जितने भी कार्बन होंगे उनके अणुभार की बात कर रहा है। और आपको हमेशा रखना है जब भी कार्बन की हम बात करें तो उसका अणुभार कितना लेंगे, 12। 12 सर। हाँ, फिर आपसे कह रहा है कि उच्च अणुभार के कार्बनिक एसिड, एसिड का मीनिंग समझो पहले। आपको मैंने पढ़ाया था अम्ल और क्षार, पढ़ाया था। अब अम्ल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एसिड ही कहते हैं। और क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर जो मैं आपसे पूछूं कि अम्ल में कोई उदाहरण बताओ, तो आप लोग अगर जो मान के चलो, थोड़ा सा वैसे पूछ ले हम, सिस्टम हमारा बहुत स्लो है, देख रहे हैं कैसे कितना घूम रहा है। अब देखो जरा, अगर जो मैं आपसे पूछूं कि भाई प्रबल अम्ल बताओ, अगर जो मैं आपसे पूछूं कि भाई दुर्बल अम्ल बताओ, बहुत ध्यान समझना, कोई नहीं लिखेगा अभी जो मैं समझा रहा हूं। अगर जो हम बात करें प्रबल अम्ल, तो एक प्रबल अम्ल में क्या होगा, HCl होगा, दूसरा H2SO4 होगा, और तीसरा HNO3 होगा। इसका जो नाम है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रो क्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ऐसी दुर्बल की हम बात करें तो आपको याद रखना है, दुर्बल में अगर जो एग्जाम्पल की बात करें, प्रबल में तो ये तीन ही है, HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल में बात करें तो दुर्बल में आपको याद रखना है CH3COOH। इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एक होता है HCN, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और जब हम बात करते हैं H2S, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो पहले। देखो ये आपको याद रखना है, कभी 2006 और 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया था, 4 ऑप्शन देकर पूछे गए थे कि इनमें से बताओ कौन से प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल में ये तीन ही आते हैं, याद रखना। पहला आप लोग को याद रखना है HCl, दूसरा H2SO4, और तीसरा HNO3। अब एक चीज समझो जरा, यही जो मैं नाम लिखा मैंने नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ। देखो मैं ऐसे बोलूंगा इसको, नाइट्रिक, इसको बोलूंगा मैं एसिड। क्या बोलूंगा,
एसिड। नाइट्रिक एसिड। देखो कैसे, मैंने अभी बताया अम्ल को इंग्लिश में हम एसिड क्या बोलते हैं। लिखते हैं, एसिड एसिड। लिखते हैं। तो इसका नाम भी यही हो गया, क्या, नाइट्रिक एसिड भी बोला जाएगा, और ऐसे इसको हम बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। बोलो इतना समझ में आया सबको? यस सर। यानी जो भी अम्ल है उसको हम एसिड में बात कर रहे हैं। अब अपने पिछले वाले पे आते हैं। इसने कहा ना यहाँ पे देखो, उच्च अणुभार के कार्बनिक एसिड हो, ये एसिड है, ये गलत लिख दिया है। इसको बोलते हैं एसिड। तो एसिड का मतलब होता है, और इसने कहा है उच्च अणुभार के कार्बनिक एसिडों के सोडियम और पोटेशियम लवणों के सूत्र। इसका मतलब है जब भी कोई साबुन का सूत्र बनेगा तो कन्फर्म है वो अम्ल के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? अम्ल के रूप में। और अम्ल की एक ही पहचान है, एच उसमें दिखाई देना चाहिए आपको। अब देखो जरा इसका एग्जांपल लिखो जरा, C15H31 और COOH, ये है साबुन का सूत्र। फटाफट लिखो इसको। लिख लिया सबने? यस सर। यस दूसरा लिखो C17H33COOH। फटाफट लिखो, ये दो लिख के याद करो। 17 सर दोनों ही होगा क्या साबुन का सूत्र? अभी सूत्र बनाया नहीं रहे, अभी तो ये एक तरीके से सारों का क्या लिखा है, एसिड लिखा, दिखाई दे रहा है ना, कार्बनिक एसिड है ये। अब सूत्र तो आप लिखेंगे, नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अब देखो जरा सूत्र अब बनाएंगे हम लोग। जैसे पहला लिखा था हमने क्या, बोलो क्या लिखा था, C15H31 और COOH, यही था ना? ये तो हमारा एसिड है। अब देखो हाँ। सूत्र जो बनाएंगे, अभी आपको लिखा है मैंने, उच्च अणुभार के कार्बनिक एसिडों के सोडियम और पोटेशियम। इसका मतलब है इस H की जगह में क्या चेंज करूंगा वो समझो पहले। C15H31 और COOH, इसकी जगह मैं यूज करूंगा Na, सोडियम इसको कह रहा है। यह है पूरा साबुन का सूत्र। दूसरा इसी में ही, इसी को इस तरीके से लिख सकें, C15H31 COOK। तो देखो सोडियम इसको कह रहा था, पोटेशियम इसको कह रहा था, क्या करा हमने, जहां H था वहां पे बदल दिया है Na। और जहां अभी आपको पता है दूसरा एग्जांपल भी लिखवाया था, C17H33COOH की जगह मैं क्या यूज करूंगा, बस खाली Na। फिर दूसरा ऐसी C17H33, इसकी जगह क्या यूज करूंगा, COOK। ये सारे के सारे जो है साबुन के सूत्र है हमारे। सर रुकिए। बोलो समझ में आया? चेंज क्या करा, बस खाली उसमें से H हटा दिया हमने। H हटाते ही तुरंत ही जो है साबुन के सूत्र है हमारे। तो पेपर में क्या है, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि साबुन का सूत्र क्या है, तो आपको इनमें से कोई सा भी एक सूत्र लिख लेना। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। बोलो सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो अब तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम भी हो रहा है, 9th क्लास की क्लास हो गई। तो क्लास जो है जितने भी बच्चे हैं रेगुलर लिया करो, क्योंकि आप लोग को एक चीज बता दूं, टीचर सब पढ़ाते हैं लेकिन उस जो डेफिनेशन का जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। और आपको बता दूं, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, इतनी आसान है कि अगर जो आप समझो तो बहुत आसान है, पर वो जब ही है जब आप उस थ्योरी की एक एक डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। जब भी आप पढ़ाई करो चाहे किसी भी टीचर से, जितने भी आप शब्द लिखते हैं उन शब्द का मीनिंग समझा करो पहले, उसके बाद परिभाषाओं को याद करा करो। अगर जो इस तरीके से चलोगे तो दिमाग ब्रिलियंट होगा, वरना पता लगा पढ़ लिख के सब गोबर है, पूछ लिया कुछ उसी में कुछ मीनिंग ही नहीं पता इनको। तो इसीलिए कह रहा है पढ़ते सब बच्चे हैं लेकिन ध्यान से समझ ही कौन पढ़ रहा है वो डिपेंड कर रहा है, वरना पता लगा गोबर सा दिमाग बैठ गया, नंबर आ गए कुछ और पूछा कुछ और, पता लगा कुछ और, इनका नंबर भी कुछ और ही आएंगे इनके।